हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मेन फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में प्लानिंग प्रोसेस काफी अच्छा रहा, मगर फिर भी कुछ खामियां थी। वो खामियां हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है प्लानिंग, और शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट सब्सटेंशियल प्रोग्रेस has been made in various fields of economy, there are several areas where the planning has failed miserably. हालांकि पिछली वीडियोस में मैंने काफी तारीफ की, और हर जगह तारीफ होती है कि प्लानिंग में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, फिर भी कुछ खामियां रह गई हैं। सम ऑफ द मेजर फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया आर एज अंडर या आर एज फॉलोइंग, आर फॉलोइंग, एक ही बात है। नंबर वन, इनएडिक्वेट ग्रोथ रेट। जो हम कहते हैं ग्रोथ रेट इतनी हो गई, इतनी हो गई, उतनी हो गई, कंट्रीज में इतनी भी कोई ज्यादा नहीं होगी। समझ की बात? नो डाउट the growth rate of Indian economy has been notable, but in context of our needs, the growth targets the growth rate has not been very high. तो जो हमारी जरूरत है उस हिसाब से ग्रोथ रेट नहीं हुई। ग्रोथ रेट हुई है मगर इतनी नहीं हुई जितनी हमारी इकोनॉमी को चाहिए थी। द ग्रोथ रेट was low and inadequate till fourth plan तक तो बहुत कम हुई। It was only after the fifth plan that Indian economy moved on a higher growth path of over 5%. फिफ्थ प्लान से ही थोड़ा शुरू हुआ कि 5% से ज्यादा की ग्रोथ रेट होनी शुरू हुई। एज अ रिजल्ट द पर कैपिटा इनकम हैज इंक्रीज बाय 3% पर एनम सिंस देन। उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम थोड़ी बहुत बढ़नी शुरू हुई। इन द नाइन्थ 5 ईयर प्लान पीरियड द परफॉर्मेंस वाज समवट डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, नाइन्थ प्लान में इतनी भी अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई। ड्यूरिंग द 10th एंड 11th प्लान द इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ national income between 7 to 7.5% and about 6% per annum growth rate of per capita income। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पहले से तो बेटर होती जा रही है, मगर इतनी बेटर नहीं हुई जितनी हमें चाहिए। फिफ्थ प्लान से थोड़ी बहुत बढ़नी शुरू हुई है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाता है फेलियर टू एरेडिकेट पॉवर्टी। हर कोई प्लान कहता है गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी तो हटी नहीं। समझ के बात? डिस्पाइट मॉडरेट टू हाई ग्रोथ रेट, मॉडरेट ग्रोथ रेट शुरू में थी और बाद में हाई ग्रोथ रेट हुई। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ population is still living under the miserable condition, not able to enjoy minimum level of living। ग्रोथ रेट इतनी हो गई है और इसके बावजूद भी जो गरीबी है वो खत्म नहीं हो रही। ज्यादातर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन गरीबी में जीते हैं, जिसमें वो अपनी मिनिमम नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते। एज पर the estimates of for year 2011 to 12, as many as 269 million people of India were below the poverty line। अगर 2011-12 की बात करें तो 269 जो मिलियन लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और लेटेस्ट डाटा तो हुआ ही नहीं अभी तक। जो सेंसस होना था वो भी हुआ ही नहीं। ठीक है ना, सेंसस पे किसी ने बात ही नहीं की कि भाई सेंसस भी होना चाहिए था, ताकि हमारे पास लेटेस्ट डाटा आ जाता। Thus, about 22% of the population was below the poverty line, having poor diets, poor health and very low standard of living। तो तकरीबन 22% लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन में है। और अभी रिसेंटली 2023 का बजट आया तो फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे थे कि हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया है। अगर आपने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है फ्री में, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कह रही है, तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तभी तो फ्री में राशन दिया है। तो इससे क्या पता लगता है कि अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है, जितने करोड़, उसमें में से 80 करोड़ को गरीब माना जा रहा है, तो पॉपुलेशन की परसेंटेज कितनी हुई जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो आप खुद ही निकाल सकते हो। मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सारी गवर्नमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव बातें दोनों करता हूँ। तो आप ये मत सोचना कि इस पार्टी के खिलाफ है तो दूसरी पार्टी के खिलाफ नहीं है। मैं ओवरऑल जो सिनेरियो है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इट इज अ सैड ऑन, इट इज सैड आना था, आ नहीं आना था। इट इज सैड ऑन आर प्लानिंग that even after over 6.5 decades of economic planning, it has not been possible to make a dent on poverty। 6.5 decades of planning के बाद भी ये काफी दुख की बात है कि हम गरीबी को हटा नहीं पाए। ठीक है, thus acute poverty still exists in the country। हमारी कंट्री में अभी भी बहुत ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। ठीक है, और इसको खत्म नहीं कर पा रहे। कांग्रेस आई, बीजेपी आई, जनता पार्टी आई, ये आया, वो आया, केड़ी केड़ी सरकारें आई, उन्होंने भी गरीबी को हटाने के लिए जो स्टेप्स लिए वो मतलब इतने सही नहीं रहे।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फेलियर टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव भी नहीं कर पाई, समझ के बाद सारी पार्टीज आई, उन्होंने अपने अपने प्लान बनाए और अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट स्टिल एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। जब प्लानिंग बनाई तो मेन मकसद था अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ हैज नॉट बीन एबल टू जनरेट इनफ जॉब्स फॉर द पीपल। इकोनॉमिक प्लानिंग से लोगों को जॉब्स जनरेट ही नहीं हो पाई, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो रही। द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हैज बीन मच लोअर देन द रेट ऑफ देन दैट ऑफ द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स की बढ़ने की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है, मतलब पॉपुलेशन तो काफी तेजी से बढ़ रही है, उस हिसाब से जॉब्स जनरेट नहीं हो पा रही। एज अ कंसिक्वेंस इसका रिजल्ट क्या निकला? द मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन इंक्रीजिंग विद एवरी सक्सेसिव 5 ईयर प्लान। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो लगातार बढ़ता रहा हर एक 5 ईयर प्लान से, क्योंकि पॉपुलेशन की बढ़ने की स्पीड ज्यादा है और जो जॉब्स के बढ़ने की स्पीड है वो कम है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड कंसिस्टेंटली from 8 million in 1983-84 to 18.6 million in 2017 and 18। और कोरोना पे तो ये जो डाटा है ये और ज्यादा भयानक हो गया था, कितना हो गया था वो सामने नहीं आया अभी, ठीक है, जब सामने आएगा तब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है लार्ज इनइक्वालिटीज। ये भी एक डीमेरिट है कि जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है इनइक्वालिटीज तो कम होनी चाहिए थी, वो तो लगातार बढ़ती जा रही है। द डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग या प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट भी अभी अच्छे तरीके से हमने हासिल नहीं किया। द गेन्स ऑफ डेवलपमेंट हैव नॉट बीन इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। जो हमारी इकोनॉमी ने ग्रो किया है उसके जो जो मतलब डिविडेंड्स हैं, उसके जो फायदे हैं ग्रोथ के, वो इक्वालिटी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए। जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होते रहे और गरीब गरीब होते रहे। बल्क ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम has been pocketed only by the rich people। अमीर जो भी डेवलपमेंट से इनकम इंक्रीज हुई वो अमीर लोगों की जेबों में चलेगी। इनइक्वालिटीज इन इनकम्स एंड वेल्थ कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। आज भी इनइक्वालिटीज हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017, richest 10% of the Indian population pocketed 30% of the total national income and the poorest 10% got only 3.6% of the total income in the country during 2010 टू 2017। तो इनइक्वालिटीज इतनी ज्यादा है कि जो टॉप के जो 10% लोग हैं उनके पास 30% नेशनल इनकम है, ठीक है, और जो सबसे लो 10% है उनके पास सिर्फ 3.6% पैसा है पूरे देश का। ये 2017 तक का डाटा है, इसके बाद तो और ज्यादा डाटा खतरनाक हो गया है, समझिए बात। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स मेड बाय ऑक्सफैम फोर्ब्स, income of the richest 10% in India went up by over 15%, while the income of the poorest 10% fell by 15% during the last 20 years। तो जो ऑक्सफैम फोर्ब्स है उन्होंने ये डाटा निकाला है कि जो पिछले 20 साल का डाटा है कि जो रिचेस्ट 10% है उनकी इनकम 15% से बढ़ गई और जो पुअरेस्ट 10% है उनकी इनकम 15% से गिर गई। दिस शोज दैट द रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअर। ये डाटा शो कर रहा है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। सिमिलरली इट हैज नॉट बीन पॉसिबल टू रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर क्या है? फ्यू हैंड्स में, पैसा फ्यू हैंड्स में। Concentration of economic power in fact has increased over the period of time. The American business magazine Forbes has named India's 101 richest person whose aggregate wealth was a little over 13% of the country's GDP in 2017। तो फोर्ब्स जो है मैगजीन, उन्होंने 101 अमीर पर्सन्स की जो लिस्ट है वो दी, जिनकी जो 101 पर्सन्स की अगर टोटल कर लें वेल्थ तो कंट्री के जो जीडीपी है उसका 13% होता है। इससे पता लगता है इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स मेड बाय ऑक्सफैम फोर्ब्स, इंडियाज रिचेस्ट 1% हेल्ड 43% ऑफ द कंट्रीज वेल्थ इन 2019। इंडिया के जो टॉप रिचेस्ट 1% है 2018 के डाटा के हिसाब से जो टॉप के 1% रिच है उनके पास 43% पैसा है कंट्री का। दस शोज द दस नहीं आना था यार, यहाँ दिस शोज आना था, रुको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। स्पीड में लिखने में कभी कभी ऐसा हो जाता है। दिस शोज द एक्सटेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन इंडिया। इससे पता लगता है कि कितनी इनइक्वालिटीज फैली हुई हैं। लाइकवाइज द प्रोग्राम ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हैज नॉट यील्डेड मच रिजल्ट्स। जो लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन की गई थी
जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन में और लैंड रिफॉर्म्स आए थे, उससे अमीरों के फिक्स कर दी थी ना सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, वहां से अमीरों से लेकर गरीबों को बांट दी गई थी, वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। कॉन्सेंट्रेशन इन द ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड कंटिन्यूज टू प्रिवेल। अभी भी जो कॉन्सेंट्रेशन है एग्रीकल्चर लैंड की वो अमीरों के हाथ में ज्यादा और गरीबों के हाथ में ना के बराबर है। बिसाइड्स रीजनल, ये तो है इनइक्वालिटीज इनकम और वेल्थ की। अब रीजनल इनइक्वालिटीज पे बात करते हैं। बिसाइड्स रीजनल इनइक्वालिटीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। कई इलाके बहुत ज्यादा जो है वेल्दी हैं और कई इलाके अभी भी पुअरेस्ट माने जाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग डिफरेंट रीजन्स हैज बीन अनइक्वल। ठीक है, कई इलाके बहुत ज्यादा डेवलप हो गए और कई अभी भी पिछड़े हुए हैं। देयर हैज बीन एन इम्बैलेंस इन द रीजनल डेवलपमेंट। The inequalities between the rural and urban sectors have increased over the years. जो inequalities है urban sector और rural sector में काफी ज्यादा बढ़ गई है। It is not surprising, therefore, that a major portion of poor peoples live in poor states. तो जो पुअर स्टेट्स हैं उसमें इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है और जो रिच स्टेट्स हैं उसमें काफी ज्यादा फैसिलिटीज हैं और ज्यादातर लोग जो पुअर स्टेट्स में रहते हैं वो फैसिलिटीज नहीं इंजॉय कर पाते। तो इनइक्वालिटीज बोथ इन इनकम की टर्म्स में और वेल्थ की टर्म्स में, और इनइक्वालिटीज भी है ये जो रीजनल इनइक्वालिटी की टर्म्स में। नेक्स्ट आ जाता है इनएफिशिएंट रिसोर्स यूज। तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनका हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। द रिसोर्स यूज हैज बीन वेरी इनएफिशिएंट। there have been various shortcomings in the use of resources for प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हमारे हैं उनकी इनएफिशिएंट यूज हम कर पा रहे हैं। ठीक है, एफिशिएंट यूज हम नहीं कर पा रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स हैव बिकम सिक। कितने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, कंपनियां हैं जो सिक हो गई, मतलब लॉसेस पे चल रही हैं और बंद हो गई हैं। दीज यूनिट्स आर नो लॉन्गर कमर्शियली वायबल। इनको चलाना कमर्शियली वायबल नहीं है, तो हम फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे अपनी कैपेसिटी को। मेनी ऑफ देम कंटिन्यू टू बी बर्डन ऑन द गवर्नमेंट बिकॉज दे आर सब्सिडाइज्ड। कुछ जो सब्सिडरीज हैं या कुछ जो कंपनीज हैं वो चलाना कमर्शियली वायबल नहीं है, लॉस पे चल रही है, मगर सरकार उनको लगातार सब्सिडीज दी जा रही है या वो सरकारी कंपनियां हैं तो थोड़ी बहुत चलती जा रही हैं। ठीक है, their existence and continuation show that the resources of the society are wasted। उनकी जो कंटिन्यूएशन है और जो उनके ऊपर रिसोर्सेज खर्च किए जा रहे हैं ये दिखाते हैं कि जो हमारे कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट किया जा रहा है। Also, in case of many industries, particularly industries producing durable consumer goods such as automobile, refrigerators, etc., the production capacity is not fully utilized। तो जो consumer goods की जो industries है उसमें भी अभी fuller utilization या full capacity पे काम नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं है। द अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटीज ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज लेड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो एक तो ये अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज भी तो एक टाइप की वेस्टेज ही है ना। तो बोथ मैन एंड मटेरियल का जो यूटिलाइजेशन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्लो ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है मगर इतनी तेजी से नहीं कर रहा जितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होनी चाहिए। द ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पावर, ट्रांसपोर्ट and communications, healthcare and education facilities, drinking water supply, etc. has been far from satisfactory। तो इन सारे पावर का, बिजली की जो है जो प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, हेल्थ केयर एजुकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होनी चाहिए, जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। इट इज डिस्ट्रेसिंग टू नोट दैट ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर has not been adequate to meet the growing requirements of the economy। उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो नहीं कर रहे जितना इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए चाहिए। inadequacy of infrastructure has created hurdles in the process of rapid growth। तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की inadequacy, जितना चाहिए एडिक्वेटली उतना नहीं है। many a time their shortages have assumed alarming proportions and they have emerged as a bottleneck इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। काफी टाइम देखा गया है कि उनकी काफी ज्यादा कमी हो जाती है और उनकी कमी होने की वजह से जो ग्रोथ प्रोसेस है वो रुक जाता है। पावर शॉर्टेज इज इन recent years, for example, has acted as an obstacle to agriculture and industrial development in the country। पिछले कई टाइम से देखा गया कि जो पावर की जो प्रोडक्शन है, बिजली की जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज्यादा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी, जिस वजह से एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे काफी फर्क पड़ा है। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। पूरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्लान कह रहे थे प्राइसेस पे कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल तो हो नहीं पाया, प्राइस तो लगातार बढ़ रहे हैं। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया in recent years
has been modest in by the international standards. हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में अभी इतनी इन्फ्लेशन नहीं है जितनी यूएस और यूके में है. 2022 एंड 23 में तो फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है. इवन अर्जेंटीना और ब्राज़ील और जिम्बाब्वे या ऐसी ऐसी कंट्रीज में देखें तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है. Nevertheless, India had to face a fair measure of inflation from time to time, such as in mid 60s, early 70s, late 70s of 20th century and the first decade of the present century. इंडिया ने भी जो महंगाई है उसको जिन जिन टाइम पे मैंने बताया उस टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाई और इनको इन टाइम पे कंट्रोल करना चाहिए था. इंडिया ने भी जो महंगाई है उसका मजा चख लिया है. ठीक है. Many a time, slow growth in agriculture production, especially food grains production, has led to sharp increase in food grains price. कभी कभी ये भी पाया गया कि भाई अच्छा मानसून नहीं हुआ और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं हो पाई जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के जो फूड ग्रेन्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ गए. इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली फूड इन्फ्लेशन हैज़ बिकम अ सीरियस इशू इन द रिसेंट ईयर्स. इन्फ्लेशन अगर पर्टिकुलरली कहें जो खाने की चीज़ें महंगी हो रही हैं ये काफ़ी एक सीरियस इशू है. This has had a unfavorable impact on the standard of living of the poor people. जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं गरीब लोगों के उन पे फर्क पड़ता है क्योंकि आ जाके उन्होंने खाना खाना है और खाना भी महंगा हो चुका है. The welfare implications of inflationary rise in price have been sometimes a cause of serious concern. तो इसके जो महंगाई के जो वेलफेयर इम्प्लीकेशंस है वो काफ़ी बुरे हैं क्योंकि इससे वेलफेयर जो है ख़त्म सी हो जाती है. क्यों? क्योंकि गरीब तो और गरीब हो जाएगा महंगाई की वजह से क्योंकि उसकी तनख्वाह तो पहले से कम है. The rise in prices has led to sharp fall in the purchasing power of the salaried and वेज अर्निंग क्लासेस. तो बिजनेसमैन तो अमीर होता है क्योंकि उसका प्रोडक्ट तो महंगा ही बिक रहा है, मगर जो वेज अर्नर्स हैं या जो सैलरीड क्लास है उसके पास पैसे पहले से कम 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 होते रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग. अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सरकार का खर्चा बढ़ा, आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ी नहीं तो सरकार को डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ी. सरकार को बजट में घाटे हो और घाटे को पूरा करने के लिए नोट छापो या फिर कर्जे लो. समझ गए बात? बोल बोल के गला बैठ गया. वन ऑफ द सीरियस शॉर्टकमिंग्स with regard to financing of 5-year plans has been excessive use of deficit financing. Deficit financing काफी ज्यादा की गई, नए नोट बहुत तगड़े से छापे गए. The government has often, कई लोग इसको often कहते हैं, कई लोग इसको often कहते हैं, pronunciation में फर्क है, taken recourse of large dose of deficit financing. Excessive dependence on deficit financing has often led to sharp rise in price. तो इससे यही हुआ कि नए नोट छापेंगे या नई करेंसी आएगी तो महंगाई तो बढ़ेगी क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई आएगी. तो सरकार अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर पाई, आमदनी कम थी खर्चा ज्यादा था तो डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ी. अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को. Thus, planning process in India has failed to reduce unemployment, eliminate poverty, and to bring about reduction in the inequalities of income and concentration of wealth. तो प्लानिंग की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी कम नहीं हुई, गरीबी भी खत्म नहीं हुई, इनइक्वालिटीज भी कम नहीं हुई, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है. अंटिल रिसेंट टाइम ग्रोथ रेट हैज नॉट बीन वेरी हाई. अभी देखें 5th-6th प्लान तक या फिर 2000 के बाद देखें तो ग्रोथ रेट इतनी भी हाई नहीं थी. स्लो ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर and inflationary conditions have created bottlenecks in the process of growth. तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाया और इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज काफी ज्यादा हो गई. इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो टारगेट्स हैं, हम वो हासिल नहीं कर पाए. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. और नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटेड सक्सेस ऑफ प्लानिंग. किस वजह से प्लानिंग फेल हो गई. Till then, take care. Bye bye.